आप सबका हमसे मीटिंग में फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि हम सबसे पहले लोगों की शेयरिंग लेते हैं, तो जिस किसी ने भी पिछले हफ्ते में कोई अच्छा काम किया हो, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो इंश्योरेंस में हो, तो वो अपनी शेयरिंग कर सकता है। और शेयरिंग ऐसी करनी है जिससे दूसरों को कुछ सीखने को मिले। तो जो कोई भी शेयरिंग करना चाहता है वो अपना डिजिटल हैंड रेज करे ताकि मैं उसको अनम्यूट कर सकूं। किसी के पास भी शेयरिंग लायक कुछ नहीं है? तो फिर हम आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम वेलकम करते हैं मिस्टर अजय त्यागी का, जो कि पिछले 23 सालों से इंश्योरेंस के अंदर काम कर रहे हैं। और अभी पिछले महीने ही उन्होंने 1.25 करोड़ की सिंगल प्रीमियम डाली है और 2022 की एमडीआरटी क्वालिफाई कर ली। उनको मैराथन का बड़ा शौक है, मैराथन में भी उन्होंने कई झंडे गाड़े हैं। तो आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। आप सब जने चैट बॉक्स में वेलकम लिखेंगे। ओवर टू अजय भाई। थैंक यू वेरी मच राजेश भाई। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। सभी एफपीआरटी के मित्रों को मेरा नमस्कार है और मैं स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ एफपीआरटी की बोर्ड टीम को, जिन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी आपके साथ बात करने की। और मतलब आप मैं अपनी उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, पहले ही माफी मांग लेता हूँ यदि कोई थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए या कोई बात कंटेंट से अलग चली जाए या आपके लिए इंटरेस्टिंग ना रहे डिलीवरी मेरी, उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगता हूँ आपसे। लेकिन मैं जो बातें करने वाला हूँ आज, तो वो ऑलमोस्ट ऐसी रहेंगी कि हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब इतनी वैल्यूबल बातें होंगी, तो आपको उसे उसी कंटेस्ट में सुनना और समझना है, ठीक है ना। मेरी डिलीवरी पर ध्यान ना देके आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है उस चीज पर हमने ध्यान देना है। और उसी संदर्भ में हम बात करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या राजेश भाई? कर सकते हो। मैं जो आपके साथ आज ये वाली बुक शेयर करूंगा, ये बुक मैंने पढ़ी थी, तो थैंक यू वेरी मच। ये दिख रही है? दिख रही है। हाँ, तो ताकि कोई कॉपीराइट का मामला ना आए एफपीआरटी के ऊपर या मेरे ऊपर, तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरी आज की जो भी डिलीवरी होगी वो इस बुक पर आधारित होगी। और दोस्तों, हम सभी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो मतलब मैं 1 मिनट स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मजा नहीं आ रहा। सारे के सारे सेल्फ मेड ही हैं, या खुद कुआ खोदते हैं, खुद पानी पीते हैं, डेली कुआ खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं। उस सिलसिले में ये बुक मेरे को लगा कि हमारे पूरे ग्रुप के साथ, हमारे पूरे लोगों के साथ जो है ना, काफी रिलेट करेगी। इसलिए मैंने बात की थी। राजेश भाई का थैंक यू, इन्होंने बुक हमारे को सॉफ्ट कॉपी में दी हुई है, तो मैंने पढ़ डाली, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने आपके साथ शेयर करने की सोच ली। दोस्तों, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था कि हम अपने चारों तरफ बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। और हमने देखा ये तो यार कुछ भी नहीं था, 10 साल में ये क्या हो गया, 20 साल में ये क्या हो गया, इसने तो अरबों की संपत्ति बना ली, करोड़ों की संपत्ति बना ली, ये विदेश घूमने लगा, ये एक्वायर करता जा रहा है, बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एलआईसी एजेंट के साथ ही है, वो हर बिजनेस में ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे आपको, आपके पड़ोस में मिल जाएंगे, आपकी रिश्तेदारी में मिल जाएंगे, जो हमें इस तरह के से अचंभित करते हैं। अचंभित उन्हें कोई लॉटरी नहीं लगी हुई होती है। स्पेशली हम बात करेंगे उन लोगों की जो सेल्फ मेड हैं, जो जीरो से हीरो बने। सारी बातें उनकी, वो कोई किस्मत नहीं होती है, कोई लॉटरी नहीं लगी होती है। एक्चुअली उनकी कुछ आदतें होती हैं, उनकी कुछ हैबिट्स होती हैं, जिन्हें वो एक्वायर करते हैं, जिन्हें वो ग्रहण करते हैं, उनकी लाइफ में चेंज धीरे धीरे आना शुरू होता है और फिर एक दिन चमत्कार दिखाई देता है पब्लिक। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं। देखिए, पंकज भाई आज हमारे स्टार हैं। वो मथुरा से आए थे, सीधा बहुत छोटी नौकरी की थी और आज वो मतलब ब्रांड है एलआईसी के इंडिया में। अतुल भाई हमारे बीच में, वो खुद बोलते हैं 750 रुपए की नौकरी से शुरू किया था, आज की डेट में अतुल भाई कुछ मतलब वजूद रखते हैं एलआईसी में, ओरिएंटल में या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। एमडीआरटी के चेयर रह चुके हैं दिल्ली जोन के। तो वो मतलब ऐसा नहीं होता है, उन लोगों की कुछ आदतें होती हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते हैं।
आज हम उन्हीं की बातें करते हैं। और इस आदतों का जो हमें फायदा होता है वो फायदा होता है सिर्फ और सिर्फ हम कैसे पैसा कमा सकते हैं क्विकली, इजीली एंड एथिकली। हमें जल्दी भी पैसा कमाना है, आसानी के साथ भी कमाना है, और पूरे नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कमाना है। नहीं तो अनैतिक तरीके से तो कई जगह तरीके से भी पैसा कमा लेते हैं, उन चीजों को हमें मतलब नहीं जाना है। दोस्तों ये बुक जो है ब्रेन ट्रेसी ने लिखी है, और ही मतलब वो बहुत वर्ल्ड रिनाउंड राइटर हैं। और यदि आप, मैं रिकमेंड करूंगा, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में बुक है, राजेश भाई ने भेजी है, आप इसे पढ़ना जरूर। तो पहले तो चीज में हम आप बात करते हैं कि हमें लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कारण और परिणाम का जो नियम है वो उसे जानना पड़ेगा। हम ज्यादातर रिजल्ट देखते हैं, परिणाम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है वो देखना चाहिए। यदि आज अतुल भाई या पंकज भाई टीओटी करते हैं, या राजेश भाई टीओटी करते हैं, या बहुत बड़े बड़े मिरेकल यहाँ हो रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या किसी की लाइफ में, तो हमें वो टीओटी तो दिखती है, लेकिन उसके पीछे के जो कारण है, जो प्रोसेस है, वो हमें नहीं देखना। हमें एक्चुअली प्रोसेस को जानना है। भाई ये लोग टीओटी कर रहे हैं तो इनका टीओटी के पीछे इन्होंने कितनी मेहनत की। धर्मपाल जी साइलेंट मोड पे रहते हैं, हमेशा चुपचाप काम करते रहते थे कि उनकी टीओटी होने वाली है। हमें जानना है कि धर्मपाल जी कैसे 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 काम करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, तब ये वो एक्टिविटी कारण होती है परिणाम। और ये हमेशा है। यदि मैं मैराथन करता हूं तो पिछले 4 साल से मैं रेगुलर दौड़ रहा हूं, तभी मैं 42 किलोमीटर दौड़ पाता हूं ना भाई, ठीक है ना। तो मेरी प्रैक्टिस, मेरा डेडिकेशन, सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, लोग 4 बजे सोना शुरू करते हैं। तो उसी तरह से हर लाइफ में, किसी भी चीज लाइफ उसमें क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो आपको ये चीजें जानने को मिलेंगी। तो हमें ध्यान रखना है, अपने कारण को जानना है, अपने प्रोसेस को जगाना है, प्रोसेस को समझना है। मतलब वी मस्ट बी प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट पर ध्यान ही नहीं देना, हमें प्रोसेस पर ध्यान देना। तो ये जो कारण और परिणाम का जो प्रभाव है, इस चीज को हमें अपने ध्यान से समझ लेना है और अपनी आदतों में उतारना। यदि किसी को कुछ मतलब समझना हो तो मेरे से बाद में भी हम 10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, तो हम बात कर लेंगे उसकी। दोस्तों दूसरा जो रीजन है, हर फोरम में बोलते हैं, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, हमें ना सोचना ही बड़ा चाहिए। मैंने किताब पढ़ी थी डेविड स्वर्ट्स की, वो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। उसका किताब को यदि मैं रेफर कर रहा हूँ तो वो भी आपको पढ़ने लायक है कि बड़े सोचने से होता क्या है कि हमारा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना। हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है तो हमारा, जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने भरत वारिक की एक लाइन सुनी थी लास्ट वीक में भी, सेशन में मैंने जब शेयरिंग की थी, बताया था कि आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ टेकिंग प्रीमियम्स, आई एम इन द बिजनेस ऑफ सेटलिंग क्लेम्स। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा सोचने का ढंग बदल जाता है, धंधा अपना व्यापार करने का, अपना LIC बेचने का। क्योंकि यदि हम क्लेम सेटलमेंट में चले जाएंगे तो हमें सेवा का भाव आ जाएगा, यदि हम प्रीमियम लेने में आ जाएंगे तो हमें लालच का भाव आ जाएगा। तो उस चीज को हमें देखना पड़ेगा, हमें उसके बारे में बड़ा सोचना है। और बड़ा हमें सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोचना दोस्तों, बड़ा हमें अपने मानसिक स्तर के लिए भी सोचना है कि मैं पीसफुल लाइफ जीऊंगा, मैं जो भी कुछ होगा। एक सेकंड, बड़ा हमें अपने बारे में भी सोचना है, अपने शरीर के बारे में भी सोचना है, अपने मानसिक स्तर के बारे में भी सोचना है, फाइनेंशियली भी सोचना है। और बड़ा इतना सोचना है कि मैं सोशली भी इतना रिकॉग्नाइज्ड रहूं कि मैं, यदि कोई मेरा क्लाइंट वो 11 आदमी को दावत दे रहा है, कोई प्रोग्राम कर रहा है, अपने हवन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, उसमें 11 आदमियों की दावत है, तो मेरा नाम उसमें आना चाहिए, इतना सोशल में होना चाहिए। तब देखिए आपकी एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ती है, हमारी मतलब हमारी स्वीकार्यता समाज में कैसे बढ़ती है। और उसके बाद हमारा हमारा काम अपने आप बढ़ेगा। जब लोग हमें स्वीकार करेंगे तो हमसे हमारे काम के बारे में पूछेंगे, और उनकी जो नीड होगी उसे हम पूरा करेंगे, तो हमारा काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोस्तों बड़ा सोचना है, हमें गोल्स रखने। बड़ा सोचने का मतलब हमें गोल्स रखने, अपने लक्ष्य रखने। और लक्ष्य जो होते हैं
वो बहुत सारी चीजें कही गई हैं, स्मार्ट गोल होने चाहिए, वो होने चाहिए। तो उस लक्ष्य को सोचने से पहले हमें जो बहुत अच्छी तरह सोच समझ के डिसाइड करना है कि हमें जाना किस डायरेक्शन में, हमें किस दिशा में जाना है, और टाइम बाउंड होना चाहिए। ये तो ज्यादा बात करने के लिए उसके लिए प्लान बनाना चाहिए, फिर प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए, फिर हमें जो है डेली अपने लक्ष्य की तरफ थोड़ा 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 जो है ना मूव करना है। और दोस्तों ये सब ना रिटर्न में होना चाहिए। अपनी चाहत को ना, जो मेरा जबरदस्त इच्छा है उसको ना आप जो है नोट करके देखिए, तब देखिए क्या होता है। और हमेशा, हालांकि हम तो सब सेल्फ एम्प्लॉयड ही हैं, ये सैलरी वालों के लिए भी बात है कि आपको अपना सेंस ऑफ ओनरशिप अपने काम के प्रति, मतलब मालिकाना रवैया रखना। यदि इस मालिकाना रवैया रखने से होता क्या है कि आप फिर ना, आपके पास बचने का कोई बहाना नहीं, काम ना करने का कोई बहाना नहीं। जब आप अपनी एजेंसी के मालिक हो, आप बताइए, यदि आप इंडस्ट्री के मालिक होते और आपका मैनेजर के बुखार हो जाता तो आप क्या करते? ऑब्वियसली हमें मैनेजर का भी काम करना होता है, हमें जो भी अकाउंटेंट का भी काम करना होता है। तो यदि हम अपने बिजनेस को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह से देखेंगे या ओनरशिप के साथ देखेंगे, तो हमारे काम में लापरवाही नहीं हो सकती। और लापरवाही नहीं हो सकती तो उसका क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या आता है? उसका इफेक्ट इतना जबरदस्त आता है कि हमारे क्लाइंट को टाइमली डिलीवरी मिलती है हमारी सर्विसेज से, क्योंकि हम प्रोडक्ट को देते नहीं, हमारी तो सर्विसेज है। टाइमली डिलीवरी मिलती है और अच्छी डिलीवरी मिलती है और पहले से बेहतर मिलती है, तो उससे हमारी गुडविल क्रिएट होती है। और गुडविल क्रिएट होने से हमें रेफरेंस मिलते हैं, और रेफरेंस मिलने से हमें कमाई बढ़ती है। और फिर हम एक स्टेप आगे जाते हैं, मिलियनर बनने, करोड़पति बनने की तरफ हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है। जितनी आदतों की हम बात कर रहे हैं, यदि आप एक आदत एक्सेप्ट करोगे तो उसका अलग इफेक्ट आएगा, 2 करेंगे तो 11 गुना इफेक्ट आ जाएगा। और यदि जितनी भी 20-22 आदतों की या सब्जेक्ट की हम बात करेंगे आज, यदि ये सारे कर लेंगे तो जो काम 10 साल में होना है वो 1 साल में होता है। और आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप 10 साल से कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 1 साल अपनी आदतों को मॉडिफाई किया तो उसी साल एमडीआरटी भी हो जाती है। ठीक है ना? तो ये सारा का सारा प्रोसेस हमें ध्यान से समझना है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, हालांकि ये हम यहाँ 10, 12, 15 साल पुराने सारे के सारे लोग हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो काम करना चाहिए हमें जिससे हमें प्यार है। यदि आपका काम वो है जिससे आप प्यार करते हैं, तो फिर रिजल्ट आपको प्यार करेगा, और जो रिजल्ट आप चाहते हो वो मिल जाएगा। अब यदि मेरे को लोगों से बात करने में तकलीफ है और मैं एलआईसी एजेंट बन गया, तो मेरा काम कैसे चलेगा? एलआईसी एजेंट वही बन सकता है जिसको लोगों से मिलना पसंद हो। और मैं रियली बताऊँ, राजेश चेतन जी इस बारे में बोलते हैं, मेरे बच्चों से भी बात की थी और हम गए थे तो अतुल भाई के बच्चों से भी बात की थी। वो एक सब्जेक्ट, एक लाइन बोलते हैं और इससे मतलब पूरे बच्चे की काउंसलिंग हो जाती है। आपको भी वो देखना है, आर यू कंफर्टेबल विद पेपर और आर यू कंफर्टेबल विद पीपल। यदि आप लोगों के साथ अपना मतलब मजा आता है आपको, तो आप सेल्स के बिजनेस में जाइए। यदि आपको कागजों के साथ मजा आता है तो आप डेस्क जॉब पे जाइए। तो यदि आप अपने काम, वो काम करते हैं जो आपको प्यारा है, जिसमें आपको मजा आता है, तो फिर जो उसके रिजल्ट आते हैं वो आपको प्यारे ही आते हैं, आपको प्यार ही करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा काम जो है ना आज की डेट में, आपके लिए सूटेबल काम खोजना है। मतलब आपने यदि अपने लिए जो काम, जो बिजनेस, जो ऑक्यूपेशन सूट होना चाहिए, यदि आप उस बिजनेस में आ गए सोच समझ गए या बाई चांस जैसे भी हुआ, तो फिर आपकी तरक्की को कोई नहीं, रिजल्ट की परवाही मत करो। जिस काम में आपको मजा आता है आप दिन रात काम करोगे, दिन रात काम करोगे तो रिजल्ट तो बढ़िया आएंगे। तो you have to analyze either I am comfortable with my present job, I am happy, I am enjoying it, or you have to take care of it. और दोस्तों जो भी काम करना है, यदि मेरे को किसी कस्टमर को सर्विस देनी है, वो बेस्ट देनी है और ऐसी देनी है कि वर्ल्ड क्लास, सामने वाले को वो सर्विस मिले ही ना। और ये जो बात रखनी है आपको, ये इसलिए नहीं रखनी है कि आपका काम है, आपको उसका रिजल्ट ध्यान में रख के करना है। यदि आप, मैं मान लीजिए मैं राजेश राठौर को या पंकज भाई को या अपने किसी भी दोस्त को कोई सर्विस देता हूँ, मान लीजिए इनका नॉमिनेशन चेंज का फॉर्म,
वो मैं देता हूँ। इनका नॉमिनेशन चेंज कराना है, और नॉमिनेशन चेंज कराते वक्त मैं इनको वो फील देता हूँ कि इसके बाद जो है ना यार ये काम तो बढ़िया ही। या जैसे मैंने कुछ डेथ क्लेम सेटल कराए, मैं आपको बताऊं, कुछ प्राइवेट कंपनियों ने भी पॉलिसी की हुई थी, उन्होंने बोल दिया ब्रांच में चाहिए, ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, ये है वो है सब चीजें। मैंने उन्हें बोल दिया मैडम आपको घर से नहीं निकलना है, आप बताइए जो भी काम होगा आपके घर बैठे ही होगा। तो वो अल्टीमेटली जो क्लेम आया था, तो 3 फैमिलियों में मेरे में क्लेम आया था, मेरे क्लाइंट में, तीनों के तीनों जो क्लेम अमाउंट है वो रिसाइकल हो गए। और उनको ऐसा नहीं है, यदि 1.25 करोड़ का चेक जाता है तो बैंक से फोन आया कि सर आपने ये यहाँ क्यों लगा दिया, ऐसे क्यों लगा दिया पैसा, हम आपको बढ़िया स्कीम बता दें। उन्होंने कहा नहीं हमें मिलना सिर्फ अजय त्यागी, हम वहाँ पैसा लगाएंगे जहाँ अजय त्यागी बोले, बस खत्म। तो ये जो वाव फीलिंग आती है, ये आती है जब व्हेन यू डू द बेस्ट। और वो जो बेस्ट करना है उसको रिजल्ट को ध्यान में रख के करना है कि इसका रिजल्ट मेरे लाइफ में क्या आएगा या सामने वाले की लाइफ में क्या आएगा। रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो उसको काम करना चाहिए, और एक एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए। और दोस्तों एक छोटी सी और बात है, ज्यादातर हम ना जो 10-12 साल 15 साल पुराने हो जाते हैं ना, वो हम काम करना, हमारा रिन्यूअल बेस बन जाता है, 1,00,000 सवा लाख रुपए 2 लाख रुपए रिन्यूअल आने लगता है, तो फिर क्या करते हैं कि हम काम करना आराम में आ जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो इस बुक में लिखी है और मैंने महसूस भी करी है, हमें अपने वर्किंग आवर एक्सटेंड करने चाहिए, थोड़ा बढ़ाना चाहिए। यदि आप अपने रूटीन वर्किंग आवर्स से 2 घंटे ज्यादा काम करते हैं तो रिजल्ट डबल हो जाएगा, सिर्फ 2 घंटे। यदि आप 8 घंटे काम करते हैं और आपने 10 घंटे काम करना शुरू कर दिया तो आपका रिजल्ट डबल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये प्रूवन फैक्ट है। वो 2 घंटे उन 8 घंटे के बराबर आपको प्रोडक्टिविटी देंगे। इसलिए हमें अपने वर्किंग आवर एक्सटेंड कर देने चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी किताब पढ़ने का शौकीन हूँ, और सेमिनार वगैरह में तो हम यहाँ लोगों को सिखाते हैं तो हम भी सीखते ही सीखते हैं। सबसे बड़ी बात, नेवर स्टॉप लर्निंग। कभी भी अपने सीखने की इच्छा को मत मारिए। अभी ज्यादातर, अभी हम पीछे एमएम साहब से मिले थे अपने DO2 के, तो उन्होंने बोला था कि जो 25 साल का एम्प्लॉय हो गया LIC में वो सीखना बंद कर देता है। मेरे को तो सब पता है, जो 25 साल 20 साल पुराना एजेंट हो गया वो बोल देता है ये तो एमएम तो मेरे सामने मैं ब्रांच मैनेजर था, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको क्या आता है, ठीक है ना, या ये तो कभी काम ही नहीं करता। आपको छोटा बच्चा भी सिखा सकता है। अभी मैं, देखिए आप, मतलब ये, यदि आप 6 महीने से ज्यादा बड़े बच्चे की तरफ स्माइल करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड कर देगा, ठीक है ना। और जो एनर्जी लेवल बच्चे का है वो कभी थकता नहीं है, उस हिसाब से आप उससे सीख सकते हैं कि वो लगातार भागते ही रहते हैं, कभी थकते नहीं। मैं रियली बता रहा हूँ, हमें सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, हमें रेगुलर सेमिनार अटेंड करने चाहिए, जो परफॉर्मर है उनकी बातें सुननी चाहिए, हमें किताबें पढ़नी चाहिए अपने बिजनेस से रिलेटेड। मैं आपको बताता हूँ, यदि सर आप कोई भी बंदा डेली का 1 घंटा पढ़ता है, सिर्फ 1 घंटा कोई रीडिंग करता है बुक की, तो हफ्ते के हुए 7 घंटे। 7 घंटे में 7 दिन में वो एक किताब लगभग 200 पेज की पूरी कर देगा। एक किताब, तो 1 महीने में वो 4 किताब पढ़ लेगा। 1 साल में वो 50 किताब पढ़ लेगा, हालांकि 52 होते हैं तो वो 50 किताब पढ़ लेगा। और 10 साल में वो 500 किताब पढ़ लेगा। यदि इस बंदे ने 10 साल के अंदर अंदर 500 किताब पढ़ ली तो उसका मेंटल लेवल किस लेवल का होगा ये हमें सोचना चाहिए। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा सीखने की आदत डालनी चाहिए। इसमें जरूरी नहीं है किताब पढ़ें, आप ऑडियो सुन सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें अपनी लाइफ में उतारनी पड़ेगी। यदि आपने सीखना बंद कर दिया तो हमारी ग्रोथ रुक जाए। यदि हमने सीखना, सॉरी मैं आपको, तो ग्रोथ को कंटिन्यू रखने के लिए हमें हमेशा अपना लर्निंग मोड ऑन रखना, ठीक है ना। लर्निंग मोड ऑन रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। और दोस्तों छोटी छोटी सक्सेस लाइफ में मिलती है। इस बुक में साफ लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पे योरसेल्फ, रिवार्ड योरसेल्फ। आपको जो अच्छा लगता है वो काम कीजिए। आपको लगता है मैंने एक पॉलिसी बेच ली तो मैं तो यार एक कॉफी पीऊंगा, तो आपको कॉफी पी लीजिए। आपको लगता है मैं बीवी के लिए बुके लेके जाऊं या गुलदस्ता लेके जाऊं या मिठाई लेके जाऊं, घर में बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाऊं, आप वो काम कीजिए।
और साथ में एक चीज का ध्यान रखना है, अजय त्यागी यदि आज 48 ईयर्स का है तो अजय त्यागी को रिवार्ड देना है 80 साल वाले। तो कुछ पैसा, कुछ जरूरतों का, उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हो अपना फ्यूचर के लिए भी पैसा बचाइए, उसको भी पेमेंट देनी है आपने 80 साल वाले को। तो इससे आपका रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जाएगा और आपको मजा भी आएगा। तो सबसे पहले मनचाहा काम कीजिए, आप रिवार्ड, आप मूवी देखने जाइए, आप छोटा मोटा कहीं छोटे मोटे नजदीक हिल स्टेशन पर चले जाइए, लेकिन अपने आप को इनाम जरूर दीजिए अपनी उपलब्धियों को। इससे ना देखिए, आप जितने भी सेल्फ मेड मिलियनर्स होते हैं, करोड़पति होते हैं, वो हमेशा दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कुछ ना कुछ किसी एक्टिविटी में व्यस्त रहते हैं, मतलब रिक्रिएशन में व्यस्त रहते हैं। बिजनेस की बात है, वैसे भी रिक्रिएशन में भी व्यस्त रहते हैं। तो हमें उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों की आदतों को एक्सेप्ट करना। और इस बात का एक परकिंसन लॉ की मैंने पढ़ाई करी थी, उसको मैं बता रहा हूँ, पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि परकिंसन लॉ के हिसाब से यदि मैं गलत ना हूं तो मेरे को, गलत हूं तो बता देना, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपको अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, सेविंग भी बढ़ानी पड़ेगी। ये बात हम अपने क्लाइंट से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम फ्यूचर के लिए सेव करते हैं तो हमारा फ्यूचर भी सेव होता है और हमें अपने आप को रिवार्ड भी मिल जाता है उस चीज। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर करेंगे, हमें अपने बिजनेस की, अपने काम की हर नूक्स एंड कॉर्नर्स, कोने कोने की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैं LIC एजेंट हूं तो मुझे रिवाइवल का नहीं पता होना चाहिए, मुझे सर्विस होना चाहिए, टीम होनी चाहिए आपके पास, लेकिन हमें पता सब कुछ होना चाहिए। मुझे कोल्ड कॉलिंग भी आनी चाहिए, मुझे प्रोस्पेक्टिंग का भी पता होना चाहिए, मुझे सेल क्लोजिंग का पता होना चाहिए, ओपनिंग का भी पता होना चाहिए, मुझे ब्रांच के हर काउंटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। मुझे मतलब जो हम यहाँ अपडेट करते रहते हैं, हमारे पास एक से एक बढ़िया स्पीकर आते रहते हैं। कालरा जी हमारे इतने एक्सपर्ट हैं जिन्हें, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि वो LIC के तो हर सर्विस लगभग उनको जानकारी है, चाहे वो NP का हो, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे PS का हो, किसी भी चीज का हो। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, हम उनके साथ, और देखिए रिजल्ट भी उसी वैसे ही आते हैं। कालरा जी एक ही पॉलिसी में TOT भी कर जाते हैं इसी वजह से, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और थैंक यू वेरी मच। देख रहा हूँ कि 64 लोग आ चुके हैं, और मैं स्पेशली नाम लेना चाहूंगा मेरे दोस्त परम मित्र इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जी, आज हम मीटिंग में हूँ, आपका स्वागत है। और दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास सब कुछ आ गया, हमने प्लान भी कर लिया, मैंने जो बात कही थी अभी कि मैं क्लेम सेटलमेंट के बिजनेस में हूँ, हमें इस भावना से काम करना चाहिए, हमें सेवा की भावना से काम करना चाहिए। सेवा की भावना सिर्फ क्लेम सेटलमेंट नहीं है, सेवा की भावना ये भी है कि सामने वाले के बच्चे छोटे हैं तो उनकी एजुकेशन को यदि मैं प्लानिंग कर दूंगा तो ये उसकी सेवा ही है, नहीं तो वो पैसे इधर उधर खराब कर दे, ठीक है। सामने वाले को यदि रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग चाहिए तो उसके लिए प्लानिंग करनी है, मैं उसे बता दूं कि भाई तेरे को इतने पैसे चाहिए, उसकी नीड एनालिसिस करके उसको बता दूं और उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग कर दूं, ये भी उसकी सेवा ही है। आज तो मैं वही सेवा कर सकता हूँ ना उसकी, तो उसके पैसे बच जाएंगे। इसलिए हमें ना हमेशा सेवा की, और मैं अपने क्लाइंट को क्या बेस्ट दे सकता हूँ, उसकी किस जरूरत को पूरा कर सकता हूँ, उसको कहाँ पर कंफर्ट दे सकता हूँ, हमें इस बात से सोचना चाहिए। पर ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि मेरे को 1 लाख रुपए दे दे तो मेरे 35,000 दे, ठीक है ना। हमें उस हिसाब से बात करनी चाहिए। और दोस्तों, 100% हमें ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार का मतलब है कि हमें अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, हमें अपने वर्किंग आवर के प्रति ईमानदार होना चाहिए, हमें अपने आराम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, हमें अपनी सेहत के प्रति ईमानदार होना चाहिए, हमें अपने क्लाइंट्स के प्रति ईमानदार होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए। मैं यदि शाम को, रात को बिस्तर में लेटूं और 5 मिनट में नींद आ जाए तो मेरे को इससे बढ़िया जिंदगी नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही व्यक्ति को होना चाहिए। और यदि ईमानदारी हमेशा पे करती है दोस्तों, आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए, यदि आप सोचें कि मेरा गली, मेरा मोहल्ला, मेरे मतलब या मेरी ये पूरी दुनिया कितनी हसीन होगी यदि सारे मेरे जैसे लोग, ठीक है ना।
मेरे जैसे थॉट प्रोसेस के हो जाए, मेरे जैसे ईमानदार हो जाए, मेरे जैसे मेहनती हो जाए, मेरे जैसे अर्ली राइजर हो जाए, मेरे जैसे सब कुछ काम करने वाले हो जाए, तो दुनिया में मजा आ जाएगा। लेकिन वो शुरुआत मेरे को अपने से करनी है। सबसे पहले मैं तो ऐसा हो जाऊं ना जैसा मैं चाहता हूँ, अपने मतलब कॉन्शियस के अलावा मैं कोई काम ऐसा ना करूं जो मेरा विवेक अलाउ ना करे, सीधी सी बात। तो हमारी ईमानदारी होती है। और दोस्तों, कभी भी हमें बिना प्रायोरिटी के काम नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका दिन में 4 जगह से आपको कॉल आ गई, एक आपकी बिजनेस की कॉल है, एक आपकी फैमिली की कॉल है, कोई इमरजेंसी आ गई, या दूसरी बिजनेस की कॉल है, और आप तो एक ही बंदे हो ना, आप तो जाना तो एक ही जगह ना, या 2 जगह जा पाओगे। तो आपको प्रायोरिटी निर्धारित करनी चाहिए। ये सिर्फ अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए नहीं, ये हमें अपने काम के लिए भी निर्धारित करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, कि हमें प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता निर्धारित करनी चाहिए कि मेरे लिए पहले क्या है। यहाँ छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, चाहे तो उसका चैट बॉक्स में आप जवाब भी दे देना। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के हमें फ्रेश होना है, एक्सरसाइज करनी है, नहाना धोना है और पूजा करनी है। ये 4 काम है। सुबह उठते के फ्रेश होना है, एक्सरसाइज करनी है, नहाना है और पूजा करनी है, उसके बाद काम पे जाना। और ये चारों काम आप 1 घंटे में, मतलब मान लीजिए 2 घंटे में, एक घंटे में निपटा देते, 15-15 मिनट के काम है। अब आप एक बात बताइए मेरे को कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं, 7 बजे आपको निकलना है, डेली का आपका ये रूटीन है, किसी भी वजह से आप 6:15 बजे उठे, आपके पास 3 काम ही करने का टाइम है। तो मैं जवाब चाहूंगा आप लोगों से कि आप कौन सा काम छोड़ेंगे? फ्रेश होना, एक्सरसाइज, पूजा या नहाना? कोई जवाब नहीं दे रहा। मेरे हिसाब से तो हम कोई भी काम नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करके सारे काम करेंगे। नहीं, 15 मिनट लगने एक काम में। पूजा छोड़िए, एक्सरसाइज छोड़िए, उर्मिला जी ने, बिंद्रा जी ने एक्सरसाइज छोड़ी है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने। अब दूसरा स्टेप आ गए थे। आप किसी वजह से 6:30 बजे उठे, मतलब 30 मिनट लेट उठे। अब आपको 2 काम स्किप कर, तो दोनों काम में से अब दूसरा काम कौन सा छोड़ेंगे, जरा प्लीज लिखिए। आप ज्यादातर पूजा एंड एक्सरसाइज, हाँ दोनों ऐसे लिखिए। थैंक यू वेरी मच। अब आप और 6:45 बजे उठे, तो अब क्या छोड़ेंगे? हाँ, नहाना छोड़ देंगे, बाथरूम छोड़ देंगे। अब मैं आपसे ये बताता हूँ, इन चारों काम में से सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? एक छोटी सी एक्सरसाइज है, मतलब हाँ, फ्रेश होना सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने 45 मिनट का ब्रेक लिया ना। वो तो छोड़ ही नहीं सकते, उसके लिए तो लिया है। जो 3 काम आपने छोड़े, नहाना, एक्सरसाइज और पूजा, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा? हाँ, 1 घंटा लेट जा सकते हैं सुनील जी, लेकिन मैंने टाइम नहीं दिया ना आपको, 7 बजे निकलना। एक्सरसाइज छोड़ेंगे बिंद्रा साहब, ठीक है, वेल डन। नहाना छोड़ देंगे, चलो ठीक है। नहाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूजा इंपॉर्टेंट है। वेल डन। जैकी साहब, अभी जो मैंने एक्सरसाइज लिखा है वो आपके सवाल पे लिखा कि इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है? हाँ, वही वो सवाल चल इम्पोर्टेंट रहा है। एक्सरसाइज है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और सबसे पहले हम एक्सरसाइज छोड़ते हैं। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। हमारा काम सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और हम सबसे पहले उसे छोड़ते हैं। ज्यादातर ने पहले ऑप्शन में एक्सरसाइज ही छोड़ी, ठीक है ना। दूसरा काम पूजा है,
यदि हम आधा घंटा लेट हो गए तो हम एक्सरसाइज भी छोड़ देंगे, पूजा भी छोड़ देंगे। तो वी हैव टू, अब हम ये देखना है कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उससे छोड़ दें, तो हमें प्रायोरिटी उस हिसाब से निर्धारित करें। किस चीज की मतलब कोल्ड कॉलिंग, प्रोस्पेक्टिंग की है। मेरा बिजनेस जो है ना, मेरे क्लाइंट के सामने बैठना मेरा सबसे बड़ा काम है। उसी से मेरे को रेवेन्यू जनरेट होता है, उसी से मेरा ऑफिस चलता है, उसी से मेरा घर चलता है। एक एजेंट की लाइन में 3 दरवाजे हैं, एक मेरे घर का दरवाजा है, बैठ के हम साफ बन जाते हैं, एक मेरे क्लाइंट का दरवाजा है, और इस पर हम जाते नहीं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे क्लाइंट के दरवाजे की होती है, ये दोनों दरवाजे उसी से चलते हैं। मेरे घर का दरवाजा, मेरे ऑफिस का खर्चा, मेरे घर का खर्चा सिर्फ क्लाइंट के घर से चलता है। तो हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसके लिए देनी चाहिए कि हमें क्लाइंट के सामने बैठे। सीधी सी बात है, मैं अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ जनरली। तो हमें प्रायोरिटी निर्धारित करके उसके हिसाब से बात करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और कहाँ से मेरे को पैसा आएगा, और कौन सा ऐसा काम है। प्रायोरिटी के लिए मैं वो भी बात करूंगा कि कौन सा ऐसा काम है जिसे मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मुझे वही करो। बीमा मेरे अलावा मेरे ऑफिस में कोई बेच नहीं सकता, तो मुझे ही बेचना। ठीक है सर, तो इस तरह से हम बात करेंगे, और किस तरह से मैं टाइम अपना यूटिलाइज करता हूँ उसी प्रायोरिटी के हिसाब से, और हमें उसी काम के प्रति अपने आप को अनुशासित करना है, डिसिप्लिन में लेके जाना है, जिस काम को करने से मैं अपने गोल की तरफ बढ़ता हूँ। चाहे 1 कदम बढ़ूं, चाहे 1 स्टेप बढ़ूं, चाहे 1 इंच बढ़ूं, जिस काम को करने से मैं अपने गोल लक्ष्य की तरफ थोड़ा सा सरकता हूं, वो काम मेरे को करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगली बात हम करते हैं, रिलायबिलिटी और स्पीड कम्स फ्रॉम द गुडविल। यदि आपकी गुडविल सही है, यदि आपका क्लाइंट आपके अलावा किसी से बात नहीं करता है, आपकी सर्विसेज के से रिलेटेड, तो आपका भरोसा, वो आप पर भरोसा करता है, और उसके भरोसे की वजह से हम जो है ना सेल्फ मेड मिलियनर्स की तरफ स्पीड से चलते हैं। जैसे ही आपने भरोसा जीत लिया तो आप करोड़पति बनने की तरफ क्विक हो जाओगे, मतलब फास्ट हो जाओगे, स्पीड आ जाएगी आपको। तो वो सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब वो भरोसा किस किस चीज से जीतना है, उसकी सर्विस से, टाइम बाउंड, और सर्विस भी ऐसी, डिलीवरी हमारी सर्विस की ऐसी होनी चाहिए जिससे वो उम्मीद ना करे उससे अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, टाइम बाउंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है उसने आज कोई नेम चेंज का या एड्रेस चेंज का एप्लीकेशन दी और हम 3 महीने बाद उसे सर्विस दे रहे हैं, या और उसे पता भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं आपने एड्रेस, कई बार क्या होता है कि हमने उसका जो सर्विस उसे चाहिए थी वो करा दिया और उसे बताया भी नहीं, इन्फॉर्म भी नहीं करा। यदि उसका एड्रेस चेंज होना तो एड्रेस चेंज करा, उसको फौरन इन्फॉर्म कर दिया आपका एड्रेस चेंज हो गया, नया अपडेट हो गया, तो उससे भरोसा आता है, और भरोसा आता है तो फिर हमारा आगे काम चलता है। इसमें एक लाइन आती है कि लिटिल मोर वर्क ऑलवेज वैल्यूएबल देन द एंटायर वर्क। आपने किसी का काम कर दिया, उसमें थोड़ा सा और, मतलब आइसिंग ऑन द केक जैसे बोल दिया कि थोड़ा सा और बढ़िया सेवा भाव उसमें कर दिया, तो पूरे काम से भी बढ़िया हो जाता है वो छोटा सा फर्क। वही जो मैंने बोला था, आपके 2 घंटे पूरे 8 घंटे से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे देते, एक्स्ट्रा 2 घंटे। ऐसे यहाँ पर इस काम में भी, सर्विस में भी है, आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट उसको पूरी सर्विस से ज्यादा वो मल्टीप्लाई कर देगा। और दोस्तों सर्विस हमारी आज की डेट, आज की जो ये मिलेनियल जनरेशन है ना, 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, यहाँ टाइम किसी के पास नहीं, हर कोई हड़बड़ी में है। और अब तो ये जितना भी इंटरनेट, अब हर काम तो मोबाइल में आ गया। ठीक है, तो उसे सर्विस टाइमली मिलनी चाहिए, क्विक मिलनी चाहिए, ताकि हमारा जो है वो भरोसा उस पर बना रहे, हम पर उसका भरोसा बना रहे, और हमारी स्पीड की बात चलती रहे। और दोस्तों जो जीत है ना, जो विजय है, जो लक्ष्य की प्राप्ति है, वो एक स्थायी चीज नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किसी का मैं लाइन पढ़ रहा था कि प्रगति तभी प्रगति है तब निरंतर। प्रगति तभी प्रगति है जब निरंतर हो, लगातार हो, लगातार हो, लगातार हो। इस हिसाब से हमें करना है। हमें
बहुत सब एक पर्वतारोही की तरह सोचना चाहिए, हमें जो माउंटेनियरिंग करते हैं उसकी तरह सोचना चाहिए। वो एक चोटी पर चढ़ता है, वहां झंडा फहराता है, फोटो खिंचाता है, अपना जश्न मनाता है, और उसे दूसरी चोटी दिखती है, दूसरी चोटी दिखती है ऊंचे वाली होती है, लेकिन उसके लिए उसे फिर नीचे आना पड़ता है, जहां से शुरू किया था बेस से शुरू करना पड़ता है। ऐसा नहीं एक चोटी से दूसरी चोटी पर वो रस्सी बांध के चला जाएगा, छलांग मार के चला जाएगा कि इतनी डिस्टेंस तो मैंने करी। तो ऐसे ही हमें करना है। ये तो बहुत अच्छा है जो हमारी LIC 1 अप्रैल को 0 कर देती है सब कुछ, हमें फिर नए साल से करना पड़ता है। तो वही चीज है, हमने 31 मार्च को एक चोटी पर चढ़े और फिर दूसरी चोटी देख ली अगले साल की 31 मार्च, और डाउन द वैली आ गए, फिर से उसकी तैयारी करनी है। तो ये आप कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे जो रिजल्ट हैं किसी साल में हमारी मतलब उम्मीद और हमारे आकांक्षा के अनुरूप नहीं आते हैं, तो उसमें हमें सोचना ऐसे है कि जिंदगी ये तो ECG है, ये तो मतलब ऊपर एंड ऊपर नीचे तो लाइफ में चलता रहता है, तो उस हिसाब से सोचना चाहिए और हमें प्रयास करते रहना चाहिए हमेशा दूसरे माउंटेन को अचीव करने के लिए। तो ये हमें एक जगह रुकना नहीं चाहिए। इसका मतलब यही है प्रगति तभी प्रगति है, जीत तभी जीत है जब वो निरंतर हो, हर साल हो, हर महीने हो, हर 15 दिन हो, हर क्वार्टर में हो। इस तरह से हमें इसको सोचना चाहिए। और दोस्तों एक बहुत बड़ी बात होती है अनुशासन की। अनुशासन आपके लाइफ में आ गया ना तो आपकी सारी चीजें मतलब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। मैं तो ये कहता हूं, यदि आप एक जगह अनुशासित हो गए, यदि आप काम में अनुशासित हो गए, तो आप अपने शरीर के लिए प्रति भी अनुशासित हो जाओगे, आप अपनी फैमिली में भी अनुशासित हो जाओगे, आप आपके जो फैमिली में रिलेशन है जो आजकल कड़वाहट रहती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, उसमें भी आप अनुशासित हो जाओगे, आपकी सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी और आप अपनी सेहत के लिए भी अनुशासित हो जाओगे। आप 5 बजे उठोगे, आप 1 घंटा वॉक करके आओगे आराम से, फिर देखो कैसी बैटरी चार्ज होगी, ठीक है ना। इस तरह से हमें, और जो अनुशासित व्यक्ति है वो प्रतिदिन अपने लक्ष्य की तरफ थोड़ा बढ़ता है। आप देख लीजिएगा जो भी अचीवर है वो पूर्णतः अनुशासित है, वो अपनी डाइट के बारे में भी अनुशासित है, वो ऐसे नहीं है कहीं भी कुछ भी खा लिया, ठीक है ना। तो वो हर चीज को देखते हुए, यदि आप अनुशासित हो गए या मैं अनुशासित हो गया, मैं आपको तो क्या बोल सकता हूँ, मैं अनुशासित हो गया तो मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की तरफ थोड़ा 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 बढ़ता रहूंगा। और सर इस अनुशासन के लिए जो है ना, एक थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं जो अपने लिए मानता हूँ। हमें अनुशासित, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं कैसे डिसिप्लिन हूँ, कैसे अनुशासित होंगे, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आप वो काम करो जो जरूरी है, वो काम मत करो जो अच्छा लगता है। सीधी सी बात, मेरे काम के लिए क्या काम जरूरी है, हमें वो काम करना चाहिए। क्या अच्छा लगता है उसकी वो काम करना ही नहीं चाहिए। ज्यादातर अच्छे काम वो लगते हैं जो हमारे काम के लिए जरूरी नहीं होते। लेट तक सोना सबको अच्छा लगता है, ठीक है ना। क्लाइंट के पास ना जाना सबको अच्छा लगता है, ठीक है ना। वो ऑफिस में बैठ के अपने स्टाफ पर ऑर्डर चलाना सबको अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो नहीं करना है, अपने हमें वो काम करना है जो मेरे काम की, मेरी प्रगति के लिए जरूरी है, जो अच्छा लगता है वो नहीं करना। और दोस्तों हमेशा अपनी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को जिंदा रखना चाहिए। हम अपने प्लान कॉम्बिनेशन में क्रिएटिविटी ला सकते हैं, हम अपनी सर्विसिंग में क्रिएटिविटी ला सकते हैं, हम अपने बर्थडे विश करने में क्रिएटिविटी ला सकते हैं, ठीक है ना। हम किसी भी काम में कभी भी रचनात्मकता खत्म नहीं होती है। और एक फिल्म देखी थी मैंने अभी, इंग्लिश मूवी थी, उसमें वो कोई गैजेट होता है तो हीरो बोलता है तो सही काम कर रहा है, जो उसकी डेवलपर होती है लेडी, वो कहती है कि कोई भी काम, कोई भी चीज अच्छा काम कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेहतर नहीं हो सकती है, तो इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। जो चीज बेस्ट है वो भी बेस्ट, बेटर देन द बेस्ट हो सकती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमेशा मैंने क्रिएटिविटी को ध्यान में रखता है। अपने संबंधों में हमारी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, अपने हेल्थ में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, हमारे बिजनेस में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, हर जगह क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इसका मैं इसी बात से एक अंदाजा लगाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे जो दिमाग में ना, ब्रेन में भगवान ने 10 अरब कोशिकाएं, सेल्स दी, 10 अरब। और यदि कि यहाँ कोई मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट होगा और उसके वो जुड़े हुए हैं जो कनेक्टिंग न्यूरॉन्स और डेंड्रॉन्स होते हैं, बायोलॉजी की टर्म है वो आपको लग सकता है, जो उन कोशिकाओं को जोड़ने वाले तार तंतु है ना, वो लगभग 20 लाख।
और वो सारी कोशिकाएं सबसे जुड़ी हुई हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आप ये देख लीजिए। जो सुपर कंप्यूटर है ना वर्ल्ड का, उससे ज्यादा कॉम्बिनेशन और रचनात्मकता हमारे दिमाग में, बस हमें यूज करना। जो सुपर सुपर कंप्यूटर है उससे भी ज्यादा कितने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये वर्ड मैथमेटिक्स वाले ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यदि आपके पास 3 शर्ट 3 पैंट हो ना, तो आपके पास 9 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं। 3 टाई हो तो 9 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, ठीक है। जब 3 ड्रेस से आप 9 बना सकते हो, तो 10 अरब से कितने बन सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगे। तो हमारे शरीर में कितनी रचनात्मकता हमारे ब्रेन में आ सकती है, उसे देखिए। तो कभी भी क्रिएटिव सोचना बंद मत कीजिए, वो बहुत बढ़िया चीज होगी। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात करता हूँ। आप अपने जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य या सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपका चूज करना है, जिससे आप दुखी हो या जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो, वो नोट कीजिए और सोचना शुरू कीजिए 1 2 3 करके। उसके चाहे तो लक्ष्य लिखा है तो उसके 20 तरीके उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है ये लिख देंगे आप, और 20 तरीके किसी समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है वो लिख देंगे आप। फिर लगेगा ये तो ना तो लक्ष्य बड़ा है ना समस्या बड़ी है, फिर क्यों परेशान हो रहा है। ये सिर्फ होगा आपके दिमाग की क्रिएटिविटी से। तो क्रिएटिविटी को हमेशा जिंदा रखिए, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। दोस्तों एक और बात है, कहा जाता है कि आप कुछ नहीं हो, आप उन 5 लोगों के एवरेज हो जो आपके साथ सबसे ज्यादा रहते हैं या जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। तो मेरा गुजारिश है कि अपनी कंपनी को एनालाइज कीजिए कि मैं कैसे लोगों के साथ रह रहा हूँ। मैं सिंपल सा बोलता हूँ, कई लोगों को कई बार अपने कंपनी, यदि आपके 5 दोस्त आईएएस ऑफिसर हैं तो आपका रुतबा आईएएस ऑफिसर का ही हो गया। यदि आपके 5 दोस्त खिलाड़ी हैं तो आपका रुतबा खिलाड़ी जैसे ही हो गया। यदि आपके 5 दोस्त अच्छे परफॉर्मर बिजनेसमैन है तो आप बढ़िया परफॉर्मर बिजनेसमैन 100% हो गए, इसमें कोई रोक नहीं सकता। तो किसके साथ उठना बैठना है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ समय बिताना है, ये चीज ध्यान में रखते हुए वो अपनी कंपनी चूज करनी पड़ेगी आपको। यदि मैं ब्रांच में चला जाऊंगा और 12 पॉलिसी करने वाले एजेंट के साथ बैठ के 3 घंटे बैठूंगा तो मुझे क्या सिखाएगा या क्या एनर्जी ट्रांसफर होगी, क्या वापस मैं उससे लेके जाऊंगा। यदि मैं ब्रांच के टॉपर के साथ बैठूंगा, उसके साथ चाय पीऊंगा, तो मेरे को क्या बात सुनने को मिलेगी, मेरे कान में क्या बात जाएंगी, तो टोटली डिफरेंट होगा पहले वाले से। तो हमें अपनी कंपनी चूज करनी है अपने हिसाब से, जहां मेरे को जाना है। यदि मेरे को एमडीआरटी करनी है तो मेरे 4 दोस्त एमडीआरटी वाले होने चाहिए, सीधी सी बात। और उसका इफेक्ट आता है, मैंने महसूस किया है, मेरी जिंदगी में बदलाव आया है। मतलब कई बारी मेरी जिंदगी में नाटकीय परिवर्तन आए हैं प्रोग्रेस की तरफ, और वो हमेशा ऐसा ही हुआ है कि जब मैंने दोस्त बदले तो मेरा परफॉर्मेंस बदला। ठीक है दोस्तों, ये से बात करते हैं। और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है जिस पर तो मैं वैसे भी चर्चा कर चुका हूँ कि फोकस ऑन योर हेल्थ। आप कुछ नहीं कर सकते यदि आप बीमार हैं। मेरे एक दोस्त है, मेरे साथ रन करते हैं, डॉक्टर हैं, वो हमेशा बोलते हैं, वो अपने पेशेंट को बोलते हैं, वो बोलते हैं इफ यू डोंट लाइक फिटनेस देन ट्राई इलनेस। यदि आपको अच्छा स्वास्थ्य पसंद नहीं है तो बीमारी को पसंद करना सीख लो। ठीक है ना। इस पॉइंट पर मेरे को आपसे कुछ चाहिए, रिप्लाई चाहिए। यदि आपको अच्छा स्वास्थ्य पसंद नहीं है तो बीमारी को पसंद करना सीख लो। दोस्तों इस चीज को जिंदगी में मान लीजिए। यदि आपको आपने शरीर से साल में, एक हफ्ते में आप डेली का 8 घंटे काम करते हैं, हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, तो 48 घंटे आपने टाइम दिया। ठीक है। एक महीने में आपने लिया लगभग 1500 घंटे, 1200 घंटे आपने शरीर से काम किया। ठीक है ना। अब आप बताइए एक घंटे में ये 48 घंटे में 4 हफ्ते में हो गया 200 घंटे हो गए। एक महीने में 200 घंटे हो गया। एक साल में आपका लगभग 2000 घंटे आप अपने शरीर से काम लेते हैं। तो क्या एक साल के 2000 घंटे लेने के लिए आप उसे 200 घंटे नहीं दे सकते? हफ्ते में 3 दिन तो एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये हमारे भी साहित्य में लिखा है और अंग्रेजों को भी पता है कि उसका सिंपल सा तरीका है कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है
और डेली आपको खाना कम है, बैलेंस डाइट लेनी है, सबको पता है, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और हेल्थ को फिट करने के लिए आप एक चैलेंज ले सकते हैं, एक लक्ष्य बना सकते हैं, जो मैंने बात करा पहले, लक्ष्य टाइम बाउंड लक्ष्य बना लीजिए कि ये करना है, मेरे को वजन इतना करना है, मेरे को इतना टाइम वर्कआउट करना है, वो सब चीज़ें। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चाहे आपको अपने बिजनेस की बात करनी है, फैमिली की बात करनी है, सोशली बात करनी है, और या अपनी हेल्थ के लिए बात करनी है, ये लक्ष्य बनाइए ढंग से और एकदम काम में जुट जाइए। जुटना ही सबसे बड़ी वो है। हम जनरली क्या करते हैं, हम गोल बना भी लेते हैं, डिसाइड भी कर लेते हैं, प्लानिंग भी कर लेते हैं, और एग्जीक्यूशन में हमारी कमी हो जाती है। तो हमें एग्जीक्यूट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ गोल सेटिंग इज एग्जीक्यूट। जो उसके लिए जरूरी है वो काम करना है, जो आपको अच्छा लगे वो नहीं करना। और दोस्तों, कभी भी फेलियर को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए कि चलो, मतलब यदि मैं MDRT डिसाइड करता हूं तो मुझे आखिरी 31 दिसंबर तक मुझे मेहनत करनी है, सीधी। मैंने पहले हथियार नहीं डालने। वो मेहनत हो सकता है MDRT ना हो, लेकिन वो मेहनत जाया नहीं जाएगी। इसका 100% वो हो जाएगा कि आपकी अगले साल की MDRT की नींव जम जाए, आप ट्रैक पर आ जाओगे। जीतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रोसेस में रहना, ट्रैक पर रहना इंपॉर्टेंट है। तो जीत तो जाओगे ही आप, यदि आप ग्राउंड में। ठीक है ना दोस्तों? तो इस तरीके से हम बात करते रहेंगे आगे जो है। हाँ, एक चीज और उन्होंने यहाँ बोली हुई है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, फेलियर को कभी ऑप्शन की तरह नहीं लेना चाहिए। यदि आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो तो अपना फेलियर का रेट डबल करो। इस बात को मैं अपने बिजनेस की लैंग्वेज में कहूँ, यदि मेरे को पॉलिसी, मेरी MDRT नहीं हो रही है और मैंने कुछ पूरे साल में मान लो 500 मीटिंग करी, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि 500 मीटिंग साल में कर लें तो MDRT ना हो। मान लीजिए 500 मीटिंग कर ली और मेरी MDRT आधी हुई है, तो मुझे अपना फेलियर का रेट, यानी कि मेरे को 100 पॉलिसी मिली, 300 400 नहीं लोगों ने हाँ कर दिया, 400 जगह में फेल हुआ, तो अगले साल मैं फेलियर का रेट डबल कर देता हूँ, मैं 800 लोगों से फेल हो जाऊंगा यार। ये बात सारे ही मोटिवेटर, सारे ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमें बता चुके हैं, इस पर ज्यादा एम्फेसिस मेरे को डालने की जरूरत नहीं है। बस वी हैव टू फोकस ऑन, यदि मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही है तो मेरे को फेलियर का रेट डबल करना है, बस सीधी सी सिंपल सी। और इन सब के बीच में हमारा दृढ़ निश्चय बहुत जबरदस्त काम करता है। यदि आप डिटरमाइंड हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बारिश में भी पॉलिसी बेचने जाओगे, आप 46 डिग्री सेल्सियस में भी जाओगे, अभी 4 डिग्री हो जाएगा या 3 डिग्री हो जाएगा सर्दियों में तो भी जाओगे। ठीक है, आप टेलीफोन पे बोलोगे, आप जूम कॉल करके लोगों को प्रेजेंटेशन दोगे, आप कुछ भी करोगे, यदि आप डिटरमाइंड है तो आप रास्ता ढूंढ लोगे। डिटर्मिनेशन और हमारा चरित्र दोनों एक दूसरे का, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प आपका आपके चरित्र में वो काम करता है जो स्टील में कार्बन करता है, मतलब आपके चरित्र को मजबूती देता है। यदि आप दृढ़ संकल्प आपने कर लिया तो आपका करेक्टर, जो कि लोगों की आंखों में, दिमाग में रिफ्लेक्ट होता है, वो एकदम सॉलिड स्टेनलेस स्टील का हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि लोग आप पर भरोसा करेंगे, आप खुद चैन से नहीं बैठोगे। यदि आप डिटरमाइंड हो, आप लोगों को नोक करते रहोगे, लोगों को बात करते रहोगे, और उस तरीके से हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना सर? इस तरह से सरकम, इसमें क्या, परिस्थितियों से हम डरेंगे नहीं, परिस्थितियां किसी का कुछ नहीं कर सकती दोस्तों। और मेरा ब्रेक थ्रू इसमें किया था, मैं थैंक यू बोलूंगा फिर से इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को, एक कोर्स के थ्रू मैं परिस्थितियों का बंधा हुआ था लगभग 10 साल पहले, और उन्होंने मेरा ब्रेक थ्रू कराया था। और उसी दिन मेरे को पता लग गया था परिस्थितियां किसी का कुछ नहीं कर सकती, उन्हें सिर्फ बंदा महसूस करता है और उसके हिसाब से अपने डिसीजन ले लेता है, अपने डिटर्मिनेशन को लूज कर देता कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे तो हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, या मेरे को तो माहौल वो नहीं मिला तरक्की करने वाला। ये परिस्थितियां हम सिर्फ महसूस करते हैं और अपने डिटर्मिनेशन को लूज करके परिस्थितियों को दोष दे देते हैं। परिस्थितियां किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परिस्थितियां सिर्फ हम महसूस करते हैं। आपके डिटर्मिनेशन के सामने परिस्थितियां बल्कि आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस देती हैं। यदि कोई अनफेवरेबल कंडीशन है भी ना, तो आपको जिंदगी के अनुभव देती हैं जो आगे फ्यूचर में आपके काम आने वाले हैं। दोस्तों, हमेशा डिफिकल्टी को, टफ टाइम को हमें एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह से लेना चाहिए।
और यदि हम हमेशा एक सक्सेसफुल आदमी की, एक सेल्फ मेड मिलियनर की, अरबपति के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज, अपनी आदतों को ढाल लेंगे तो उसमें हमें अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी शब्दों के साथ मैं आप एक बात और कहना चाहता हूं कि हम अपनी मूर्ति के खुद मूर्तिकार हैं। छड़ी हथौड़ा हमारे ही हाथ में है, चाहे जितनी सुंदर मूर्ति बना ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और धन्यवाद देता हूं सभी पार्टिसिपेंट का, एक्टिविटी बोर्ड का, और स्पेशल थैंक्स टू बिंद्रा साहब और राज पांडे, दोनों मेरे दोस्त मेरे इनविटेशन पर यहाँ आए हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अजय भाई, आपने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में, छोटे छोटे शब्दों में बता दिया कि हमें अपनी जिंदगी में कैसे बदलाव कर सकते हैं। अगर हम छोटे छोटे पॉइंट हैं, अगर उसमें इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। अब इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अपना हैंड रेज कर सकता है या अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। कोई किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई दुविधा हो। अतुल भाई कुछ पूछना चाहते हो? अजय भाई जी जी, राम राम। राम राम राम। बहुत अच्छा सेशन था। मैंने पूरा सेशन वर्ड टू वर्ड सुना है और हम आपसे मिलते रहते हैं, आपसे हमेशा ज्ञान लेते रहते हैं। उसके साथ आज का जो ये सेशन था, ये एक बिल्कुल अलग था और हमें आज बहुत सारे पॉइंट्स आपकी इस आज की क्लास से मिले। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आपने कम बैक किया है, आपने बताया कि अपनी कंपनी चेंज करने से, अपने बिहेवियर को चेंज करने से, अपनी आदतों को चेंज करने से लाइफ में चेंजेस होते हैं। तो अजय भाई, सिर्फ मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या आपने चेंज किया जो बहुत सालों से जो एमडीआरटी नहीं हो पा रही थी, इस साल आपने अभी 8 महीने से पहले मतलब आपकी एमडीआरटी आपकी ब्रांच की तरफ से डिक्लेयर हो चुकी है। तो ऐसा अपने आप को चेंज किया कि जो आपने आज 7.5-8 महीने में अपनी एमडीआरटी कर दी, जो काफी सालों से रुकी हुई थी। तो उसके यदि आप ये बताएंगे तो हमारे एफपीआरटी के बहुत सारे मित्रों को भी एक उससे वो मिलेगा कि भाई हम क्या और अपने अंदर चेंज करें। क्या वैसे आपने जो आज का सेशन लिया इसमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं, यदि उनमें से भी हम कुछ इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारी सब लोगों की जिंदगी में जरूर एक बड़ा बदलाव आएगा। फिर भी मैं चाह रहा था क्योंकि जब आप एक लाइव रिजल्ट देख रहे हैं, हम अपने सामने एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो बहुत सालों से एमडीआरटी नहीं हो पा रही थी और कहीं ना कहीं अटके हुए थे, और आज हम 7.5 महीने की में अपनी एमडीआरटी कर पा रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताएं प्लीज। थैंक यू तुम भाई, ये बहुत ही शानदार सवाल है आपका और रियली कंट्रीब्यूटिव रहेगा। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ इसमें कि सबसे पहला तो वही है कि जो आप बनना चाहते हो ना, वैसे लोगों के साथ रहना शुरू करो, ठीक है ना। अपनी कंपनी पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि फिर पता लगता है कि यदि मैं अतुल जैन के साथ रह रहा हूँ तो मेरे को पता लगता है ना कि अतुल जैन किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है या पंकज भाई किस तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। उसमें मेरे को ना, मैं आपको बताऊं, डिसिप्लिन्ड वे में फोर्सफुली मेरे को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है ना। और रीजन ये रहा था, पहले यदि मेरी 4 बार एमडीआरटी हुई थी 2010 से 14 तक, तो वो इसी वजह से हुई थी कि उस वक्त मैं ऐसे ही लोगों के साथ रहता था। बीच में यदि 6-7 साल नहीं हुई है तो यही इसी वजह से नहीं हुई है कि बीच में, मतलब ये कमबैक तो मेरा हो गया था 2020 के जनवरी में ही, लगभग 19 के लास्ट में हो गया था। लेकिन ट्रैक पर रिजल्ट जो है ना, वो मेरे को आज दिखाई दिया, लोगों को आज दिखाई दिया। लेकिन वो जो मैंने बात की थी ना कि हमें प्रोसेस ओरिएंटेड रहना है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना। यदि अब 1.5 साल से मैं सिर्फ प्रोसेस में था, रिजल्ट आज दिखाई दे गया मेरे को, मतलब लोगों को। तो हमें प्रोसेस में जाना है, कंपनी चेंज करनी है, और बस वही जो लोग जो एमडीआरटी सीओटी जो काम करते हैं ना, वही ऑलमोस्ट जो आज मैंने बातें की हैं वो बहुत सारे काम करते हैं जो इस किताब में लिखे हुए। तो हमें वही चीजें डेवलप करनी है, अपनी हेल्थ के प्रति ध्यान देना है, अपनी गुडविल के प्रति ध्यान देना है, ये सब चीजें करनी है। इसी वजह से कम बैक हो गया था मेरे साथ। मतलब पिछले 5-6 साल में बहुत अच्छे क्लाइंट मेरे निकले भी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं कहीं और भटक गया था।
और कम बैक हुआ, प्रोसेस में आया तो 1.5 साल में रिजल्ट भी दिखाई देगा। धन्यवाद। और कुछ यदि जानना चाहते हो बताइए। पंकज भाई। हाँ अजय भैया बहुत जबरदस्त सेशन था, थैंक यू। आ रही है? हेलो, आ रही है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह की और किताबें हों जिसपे आप चर्चा कर सके, तो मतलब ये बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए। ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी पंकज भाई, ये आई एम हैप्पी टू से। और दूसरी बात है, जैसे हमारा ये जो FPRD वाला ग्रुप है, 2-3 साल से हम लोग इतने क्लोज हैं आपस में, और हम देख रहे हैं कि हमें आपस की जो कंपनी है उसका क्या प्रभाव हमारी जीवन में आया है। हमारी भी पहले कभी TOT नहीं हुई थी, बट लास्ट टाइम TOT हो गई। सो ये सारी जो कंपनी है ना हमारी, इसका डेफिनेटली प्रभाव है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड जो आपने ये मैसेज दिया ये बहुत जबरदस्त है, और कई चीजें हैं जो आपने प्रायोरिटी वाली भी बताई। तो ये चीजें आदमी ना जल्दीबाजी में इग्नोर कर देता है। अगर हम थोड़ा सा समय प्लानिंग में दें, 5-10 मिनट, कि देखें कि भाई आज हमारी प्रायोरिटीज क्या है, तो शायद हम अनुशासित भी हो सकते हैं, फोकस्ड भी हो सकते हैं, और हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अजय भैया, थैंक यू सो मच। बुक का नाम और वो उसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप एक बार, ये लोग पूछ रहे हैं। मैं लिख देता हूँ। एक बार दोबारा शेयर कर दो स्क्रीनशॉट उसका। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिए। हाँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अभी किसी ने हाथ उठाया हुआ है मेरे लिए। पंकज भाई का ये हाथ उठा हुआ है बस। सुनीता चौहान का भी उठा हुआ था। किसी को कुछ पूछना है तो आखिरी 1 मिनट है, वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। और वैसे भी मेरे से पर्सनली बात कर सकता है कभी भी। इंदिरा जी बोलिए सर। थैंक यू राजेश भाई। त्यागी जी, बहुत उम्दा सेशन आपने लिया, सब्जेक्ट लिया, और मेरे को आपके पूरे प्रेजेंटेशन में एक बहुत पुरानी कहावत याद आ गई जो हम स्कूल में सुना करते थे कि एक इंसान जो जाना जाता है अपने सर्कल, अपने दोस्तों के माध्यम से जाना जाता है, उसके सर्कल क्या है, उसके दोस्त कौन है, वही उसकी पहचान होती है। तो आपने जो बात करी ना कि हम अपने सर्कल को कैसे डेवलप करके कैसे अपने आप को ग्रोथ पे लेते हैं, जो आपने कम बैक की स्टोरी बताई और अभी शेयर करा, कि वही है कि वी हैव टू सेलेक्ट कि हम किसके साथ रहें कि हमारी उन्नति हो सके। तो जैसे FPRT के मेंबर्स के लिए ये भी एक संगति है कि वो FPRT के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी ग्रोथ यहीं से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से शेयर करके सीख रहे हैं, ये एक फ्रेंड सर्कल। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू त्यागी भाई। आप सभी ना फीडबैक, हमारे FPRT के जितने भी ग्रुप है ना, गुरुकुल वाले, आप अपनी फीडबैक उसमें जरूर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन रहे, अगली बुक लेके आऊंगा आपके सामने। थैंक यू। अब हम मीटिंग का समापन करते हैं और शांति पाठ शुरू करने जा रहा हूँ मैं। राजेश, मीटिंग को क्लोज करो। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा